सो गुड आफ्टरनून ऑल, लेट अस स्टार्ट दिस कॉस्टिंग फर्दर। कॉस्टिंग के अंदर मटेरियल कॉस्टिंग में नाउ इट इज अबाउट टू ओवर द ईओक्यू कंसेप्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेरे को समझाना है। E6 एडिशनल टिपिकल सम सीए के नवंबर 1 में हुआ था। ये क्वेश्चन 10 मार्क में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन में, देखो जरा। A company manufactures a product from a raw material which is purchased at ₹60. So clear कट बात रॉ मटेरियल की हो रही है। 60 रुपए में परचेज किया, तो ये 60 रुपया क्या है भाई, इसकी परचेज प्राइस है। ये क्या है, रॉ मटेरियल की परचेज प्राइस है। ओके, तो इट इज परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का यूज क्या है, कैरिंग कॉस्ट ढूंढते समय जो परसेंटेज अप्लाई करते हैं ना, ये इस पे करने। चलो आगे। कंपनी इंकर्स अ हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ ₹360 प्लस फ्रेट 390, बट बाजू में क्या लिखा है, पर ऑर्डर, और बीच में प्लस लिखा है। मींस ये दो खर्चे सेम नेचर के और बीच में प्लस है, तो उसका मीनिंग 360 प्लस 390 टेकन टुगेदर दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आर यू गेटिंग? बट सर यहाँ तो नाम लिखा है हैंडलिंग कॉस्ट, फ्रेट जो भी है, बाजू में पर ऑर्डर है ना। सो दिस इज वन काइंड ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट ओनली। ओके, तो देखो यहां हमारा एक वर्किंग रहेगा। वर्किंग में क्या लिखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹360 प्लस ₹390 टेकन टुगेदर कितना हो रहा है, 750 पर ऑर्डर। ठीक है, चलो वर्किंग नंबर आगे बढ़ते हैं। The incremental carrying cost of inventory of raw material is 0.5 per kg per month। वाह, इससे आपको क्या लग रहा है, पर केजी, दैट इज पर यूनिट, जैसा ही हुआ। एंड पर मंथ है, हमको तो पर यूनिट पर एनम चाहिए। सो एक प्रकार से ये कैरिंग कॉस्ट दिख रहा है, पर यूनिट पर एनम। तो चलो हमारा नया वर्किंग नंबर 2, हमको क्या चाहिए, सी चाहिए। सी पहले में क्या चाहिए था, ओ चाहिए, यहाँ सी चाहिए। सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो पर यूनिट 0.5 तो दिया है, बट पर मंथ दिया है 0.5 पर केजी पर मंथ है ना। तो मैं उसको 12 मंथ से मल्टीप्लाइड करता हूं तो 6 रुपया हो जाएगा। तो 6 रुपया मेरा क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बट आगे देखो, इन एडिशन क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ इन्वेंटरी इज ₹9 पर केजी पर एनम। देखो ये वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, याद आ रहा है, एक दो सम में परसेंटेज दिए थे इंटरेस्ट के, और उसको भी हमने कैरिंग कॉस्ट में लिखा था। अब ये क्या है सर, इट इज अ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। मींस क्या, वर्किंग कैपिटल के लिए जो हमको फाइनेंस की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, वो पैसे हम कहीं से बोरो करके ला रहे हैं। और वो पर्टिकुलरली किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंटरी। इन्वेंटरी मींस स्टॉक, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल लाने के लिए हमको ये रुपए खर्च करने हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के, बराबर। और उसका कितना चार्ज है, ₹9 पर केजी पर एनम। तो ये भी एक प्रकार का मेरा कैरिंग कॉस्ट हो गया। तो देखो ये 0.5 पर मंथ इंटू 12 मंथ, ये 6 तो था, प्लस ये 9 भी है, तो 6 प्लस 9 कितना होता है, 15। ये 15 मेरा कैरिंग कॉस्ट है। तो ये सब में सीखने वाला दूसरा पॉइंट ये था, क्या, एक ये खर्चा जो था वो पर ऑर्डर, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में एक ये प्लस ये तो मिला के आपका क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट। आर यू गेटिंग? ये सब में कुछ नई चीज थी, और नई चीज ये थी, ऑर्डरिंग कॉस्ट के 2 इलस्ट्रेशन दिए थे, उसको टोटल करना था। कैरिंग कॉस्ट भी 2 दी थी, एक पर यूनिट पर एनम बराबर ऐसा दिया है, और दूसरा आपको क्या दिया है, पर यूनिट पर मंथ। तो पर यूनिट पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाइड करके मैंने क्या किया, पर एनम में ले गया। एंड दूसरा तो पर यूनिट पर एनम था ही, ठीक है, दोनों का टोटल कर दिया। यहाँ पर यूनिट की जगह पर केजी समझ लो, रॉ मटेरियल इधर रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ केजी, तो इधर पर केजी पर एनम हमको चाहिए था। क्लियर है? नया है, पहली बार है, बराबर है। आगे बढ़ता हूं। द एनुअल प्रोडक्शन, बच्चे लोग देखो, हिंट है एनुअल प्रोडक्शन। सर ये सेल है क्या? नो। ये परचेज है क्या? नो। ये प्रोडक्शन है, और प्रोडक्शन कितना है, 1,000 केजी, 1,00,000 यूनिट्स है। मीन्स ये फिनिश गुड्स है भाई, जो 1,00,000 यूनिट बनाया। प्रोडक्शन किसका होता है, फिनिश गुड्स का। तो प्रोडक्शन के नीचे में क्या लिखता हूँ, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन एनुअल कितना है, 1,00,000। एंड आगे क्या दिया है,
rupees 2.5 sorry 2.5 units are obtained from 1 kg of raw material. Now this is interesting. अब मेरे को A चाहिए. A would be the great working here. देखो वर्किंग नंबर 3 मेरे को क्या चाहिए? A चाहिए. A कैसे आएगा मालूम? अब है ना, जरा जरा सीधा लिखता हूं मैं. अगर मैं 1 kg रॉ मटेरियल यूज करता हूं, या फिर उल्टा लिखता हूं पहले, मेरे को क्या 2.5 यूनिट चाहिए फिनिश गुड्स पे. देखो क्या लिखा है, 2.5 यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल. मींस इनपुट कितना है 1 kg और आउटपुट कितना है 2.5 यूनिट्स. तो मैं यहां लिखता हूं कि 2.5 यूनिट्स के लिए मेरे को 1 kg चाहिए. तो मेरे को 1 लाख यूनिट्स बनाने हैं पूरे एनएम में. उसके लिए मेरे को कितने केजी चाहिए? तो 40,000 केजीज. आर यू गेटिंग? अब देखो 1 केजी में 2.5 यूनिट बनते हैं, तो 40,000 केजीज मल्टीप्लाइड बाई 2.5 कर दो तो 1 लाख यूनिट्स आ जाएंगे. आर यू गेटिंग एवरीवन? तो ये एग्जांपल में ये तीनों चीजें लर्निंग की थी. ए भी जानना जरूरी था, कुछ अलग तरीके से आ रहा है. ओ भी जरूरी था, ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी 2 चीजें थी. एंड सी भी जरूरी था, सी में भी कुछ अलग था. क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं. कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. ये तो सिंपल है, हमारे पास ये तीनों चीजें आ गई है, तो इसके बेस पे मैं आंसर लिख सकता हूं. ईओक्यू क्या है? बराबर है, ईओक्यू का आंसर मैं लिख सकता हूं. चलो आंसर, आंसर में हम पहला आंसर लिखते हैं. सॉरी 1 है ना, 1. ओके, आंसर 1. उसमें क्या चाहिए? ईओक्यू चाहिए. चलो ईओक्यू लिखते हैं. व्हाट इज ईओक्यू? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की फॉर्मूला लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन सी. और ये कैसे आएगा? तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 750 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना है भाई 15. तो बताओ कितना जवाब आता है? 2000 यूनिट्स, सॉरी 2000 केजीज आएगा, है ना, रॉ मटेरियल केजीज में एंड फिनिश गुड्स यूनिट्स में. तो ये मेरा आंसर आ गया, आंसर 1. आंसर नंबर 2, एडवाइज हाउ फ्रीक्वेंटली शुड द ऑर्डर्स फॉर procurement be placed. मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स, दैट इज नथिंग बट एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. बराबर, तो जवाब वो भी लिखते हैं. यहां मैं क्लियर लिखता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर्स. इसको दूसरे कौन से नाम से? एनुअल नंबर ऑफ ऑर्डर्स. और उसकी फॉर्मूला क्या है? ए डिवाइडेड बाई क्यू. मेरे को बताओ ये कितना है? 40,000 केजीज एंड ये कितना है 2000 केजीज. तो 20 ऑर्डर्स. इसी को हम ऑर्डर्स की फ्रीक्वेंसी बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 बार, है ना. ऑर्डर की फ्रीक्वेंसी कितनी है? तो एनुअली 20 बार. क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है? इफ द कंपनी प्रपोजेस टू रेशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स ऑन ए क्वार्टरली बेसिस. अब देखो यहाँ उनका टारगेट क्या है? ऑर्डर्स ऑन ए क्वार्टरली बेसिस. मींस 40,000 की जरूरत है और 4 क्वार्टर में हर एक बार एक बार बाय करोगे, तो मींस हर यूनिट हर बार कितना बाय करोगे? 10,000. Quantity to be ordered in each order, if quarterly order is made, then that Q would be 10,000. अब मेरे को बताओ what percentage discount price of the raw material should be negotiated. अब है ना, ये आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, मैं अभी कुछ नहीं समझाता, है ना. दिस इज द लास्ट पॉइंट आई हैव टू टीच. वैसे पढ़ाना तो मैंने पढ़ा ही दिया है, बराबर, बट यहाँ आप अपना माइंड लगाओ कि सपोज ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया, मैंने नहीं सिखाया और अभी चलो एग्जाम है, तो ये पढ़ के आपको क्या लगता है क्या पूछा है? और वो जो भी पूछा है उसको जरा ढूंढ के बताओ. मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ.
चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको क्या बताया कि आप क्वार्टरली ऑर्डर करना चाहते हो, आपकी परचेज प्राइस कितनी है 60 रुपए। अगर अभी मान लो ऐसा कि सपोज आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है, डिस्काउंट नहीं मिलता है, तो आपका कैरिंग कॉस्ट तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट वो परचेज प्राइस उसको कुछ परसेंटेज, और यहाँ तो कैरिंग कॉस्ट अलग तरीके से ही ढूंढा है, परचेज प्राइस का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, बराबर है। चलो ठीक है, तो अभी हम मानते हैं कि कुछ डिस्काउंट नहीं मिला। अब मैं सीधा सीधा ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का टोटल कर लूं, एंड ये जो क्वार्टरली है मींस 4 ऑर्डर्स एनुअली वाले, वो वाली पॉलिसी में, सजेस्टेड पॉलिसी में मैं टोटल कॉस्ट ढूंढ लूं, फिर ये दो कॉस्ट का जो डिफरेंस आएगा ना, मैं डेफिनेटली बता रहा हूं ईओक्यू से वो क्वार्टरली वाला जो है वो खर्चा ज्यादा आएगा। अब जितना खर्चा ज्यादा आता है, अब आप सोचो कि मैं बायर हूं, आप सेलर हो, मैं तो हर बार कितने 2000 केजी ले रहा हूं, आप बोल रहे हो सर 10,000 केजी लो ना, मैंने बोला क्यों लू भाई, व्हाट इज देयर अ सेंस इन बाइंग 10,000 यूनिट इंस्टेड ऑफ 2,000, रादर वो बोले सर तो 10,000 नहीं लेने का सेंस क्या है, वो अगर वो मेरे को पूछे ना तो मैं जवाब दूं कि भाई देख मैं 2,000 बाई करूं ना तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सबसे मिनिमम हो एंड मेरा ईओक्यू हो, लॉजिक है उसके पीछे। अब वो बोल रहा है कि सर चलो एक काम करो, और मैं रादर वो भी बताऊं उसको कि भाई 13 में मान के 10,000 यूनिट ऑर्डर करूं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। देखो आपकी कैरिंग कॉस्ट दोनों की डिफरेंस, ईओक्यू की कैरिंग कॉस्ट और ये वाली कैरिंग कॉस्ट में बहुत फर्क आएगा, तो मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा कि भाई तेरी वजह से ना मेरा इतना खर्चा बढ़ जाता है। वो क्या बोलेगा कितना खर्चा बढ़ जाता है, डिफरेंस देखो तो 48,000 रुपीज का खर्चा बढ़ जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का डिफरेंस। अभी मैं करके दिखाता हूँ, टेंशन मत करो। बट मोडस ऑपरेंडी ऐसा होगा कि मैं उससे बात करूंगा, वो बोल रहा है, मैं बोलूंगा तेरा ये मैं मानूंगा ना तो 48,000 रुपया खर्चा बढ़ जाता है। वो बोलता है सर आपको 50,000 का डिस्काउंट देता हूँ बस, अब बोलो। तो उसका मीनिंग क्या, वो क्या करेगा कि मेरे से बल्क में परचेज करवाएगा, मीन्स उसका बल्क में सेल हो रहा है, मेरा बल्क में परचेज, तो मैं बोलूंगा कि भाई तेरा विदाउट डिस्काउंट बाय करूं उतना तो मूर्ख मैं हूं नहीं, तो तू बता कितना मेरे को डिस्काउंट देगा, तो एटलीस्ट मेरा ये जितना खर्चा बढ़ रहा है उतना या उससे ज्यादा डिस्काउंट दे तो मैं तेरे से बात करूंगा। नेगोशिएटेड, नेगोशिएटेड का मीनिंग क्या होता है कि भाई मैं उससे बातचीत करूं ये डिस्काउंट के बारे में, कब, तो एटलीस्ट उतने परसेंटेज डिस्काउंट मिले जिससे मेरे को ओवरऑल ये जो खर्चा है 48,000 बढ़ रहा है उतना मेरा परचेज प्राइस में सेविंग हो जाए। उससे ज्यादा डिस्काउंट देना तभी मैं बात करूंगा, उतना डिस्काउंट दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं क्यों ज्यादा रॉ मटेरियल लेके बैठूं, ज्यादा लाऊंगा तो बिगड़ने के भी चांस है ना। सस्ता तो मिलेगा बट एक साथ स्टॉक कर दूंगा तो कुछ चीजें तो बिगड़ जाती है, आप देखो कभी सब्जी बहुत ज्यादा ले आते तो कुछ बिगड़ जाती है, फ्रूट ज्यादा ले आते तो कुछ बिगड़ जाता है, ठीक है। सो मैं तो क्या करूंगा कि ये जो मेरे को आप इतना डिस्काउंट दो कि जिससे मेरा ये एडिशनल खर्चा जो आ रहा है वो बचे, प्लस उससे ज्यादा मेरे को कुछ फायदा हो, तभी मैं बातचीत करूंगा। आर यू गेटिंग? तो ये मेरा सोचने का थिंकिंग है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो आपने जो किया है वही चीज मेरे को करना है एट ईओक्यू एंड एट सजेस्टेड पॉलिसी दैट इज 4 मींस क्वार्टरली ऑर्डर। तो चलो मैं कंपैरिजन करता हूँ, कौन सा है ये, आंसर नंबर 2 है ना, सॉरी आंसर नंबर 3 है ना। तो आंसर 3 में जरा देखना, प्रेजेंटेशन स्टाइल बड़े काम का है। यहां मैं लिखता हूं एट ईओक्यू एंड यहां क्या, एट क्वार्टरली परचेज। अब पहले वाले केस में मेरा क्यू क्या है 2000, ये तो ईओक्यू पे क्यू मालूम है मेरे को, बट यहां मेरा क्यू क्या आ रहा है तो 10,000। कैसे, तो मैंने ढूंढा कि भाई 40,000 एनुअल है डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर है ना, तो 40,000 पर एनम डिवाइडेड बाय 4 क्वार्टर पर एनम, तो ऐसा करके मेरा 10,000 आ रहा है, बराबर। ये 10,000 कैसे आया, तो भाई इसका प्रूफ ये रहा कि भाई हमारी क्वांटिटी 10,000 कैसे आई, तो ऐसे आई। अब मैं क्या करता हूँ, चलो अब इस पे मैं सबसे पहले ढूंढता हूँ एनुअल, हमारी सिस्टम तो सेम रहेगी, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला क्या रहेगा ए डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय ओ। अब मैं इधर लिखूं 40,000
डिवाइडेड बाय 2000 मींस 20 ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है 750, तो 15,000 आएगी। और इधर कितना आएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 दैट इज 4 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 750 मींस 3,000 आएगा। तो यहाँ तो मेरे 12,000 बचे। बट जरा देखो दूसरे में एनुअल कैरिंग कॉस्ट में देखो, एनुअल कैरिंग कॉस्ट में फॉर्मूला क्या है Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय C मींस ये क्या है 2000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितनी है 15 ना, तो कितना होता है 15,000 सेम आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट EOQ पे। बट इधर देखो 10,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5,000, 5,000 इंटू 15 75,000, 75,000। ठीक है ये हुआ। अब है ना यहाँ जरा डिफरेंस देखो, यहाँ तीसरा हम लिखते हैं एनुअल टोटल कॉस्ट। सर यहाँ परचेज प्राइस क्यों नहीं है, हमने माना है कि डिस्काउंट अभी है ही नहीं, ऐसा मानो एंड एक बार चेक करो कि कितना डिफरेंस आता है। अगर वो डिस्काउंट ना दे तो कितना डिफरेंस आता है भाई, पॉलिसी चेंज करूं तो चलो एनुअल टोटल कॉस्ट या फिर टोटल कॉस्ट सिर्फ इतना लिखता हूं, टोटल कॉस्ट इज नथिंग बट A प्लस B। इधर कितना आएगा 30,000 इधर एंड 78,000 इधर, बराबर है। ओके अब है ना थोड़ा इसको डेकोरेट कर दे फास्टली। बराबर है चलो। अब है ना अब डिस्कशन देखो, अब यहां तक तो हमने देखा। अब ये डिफरेंस कितना आता है 48,000, ये 30,000 और 48,000 का। तो मैं यहाँ लिखता भी हूं कि ये दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 48,000, ये 30,000 है, ये 78,000 है, दोनों का गैप कितना है 48। अब जरा देखिएगा वर्डिंग्स क्या लिखना है। इफ वी फॉलो क्वार्टरली परचेज पॉलिसी without discount, comma we have to incur additional ₹48,000। कैसे 78,000 एंड 30,000 का डिफरेंस दिखा दो। बराबर ये मेरा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन। अब मैं क्या करता हूं so if supplier gives discount worth ₹48,000 we will be indifferent। ये इनडिफरेंट का मीनिंग क्या होता है कि अब हमको फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं भाई EOQ बाय करूं, EOQ वाली क्वांटिटी बाय करूं या फिर ये क्वार्टरली वाली बाय करूं। तो वी विल बी इनडिफरेंट बिटवीन EOQ एंड क्वार्टरली परचेज। पॉलिसी बराबर है। बट हमको 48,000 जवाब नहीं चाहिए मेरे को। तो क्या सवाल में क्या है कि डिस्काउंट के परसेंटेज पूछे। देखो तो इफ द कंपनी proposes to rationalize the placement of orders on quarterly basis, देखो थर्ड क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, what percentage of discount, क्वेश्चन देखो, should be negotiated, तो कितना डिस्काउंट देगा तो मैं नेगोशिएट करूंगा परसेंटेज के फॉर्म। यहाँ तो मेरे को अमाउंट दिया है, तो अब मैं क्या करूंगा ये अमाउंट को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे बताता हूं। तो डिस्काउंट परसेंटेज
अब मैं जरा लिखता हूं, देखिएगा ये वर्डिंग्स देखिएगा। मिनिमम डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू मिनिमम डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ रुपीज डिवाइडेड बाय, ये डिस्काउंट किस में मिलेगा, एनुअल परचेज में से, तो डिवाइडेड बाय एनुअल परचेज इन टर्म्स ऑफ रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चलो डिस्काउंट कितना चाहिए, 48,000 मिनिमम चाहिए। एनुअल परचेज कितना है भाई, 40,000 केजी मल्टीप्लाइड बाय ₹60 पर केजी है ना, मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो कितना होता है, पहले तो 48,000 रुपीज डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में कितना है 24, फिर 50, 24 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना होता है, 2% आ रहा है। तो अब मैं कंक्लूजन लिखता हूं, नाउ आई एम राइटिंग कंक्लूजन। टू नेगोशिएट quarterly purchase policy, discount percentage should be, देखो ये 2% में तो मेरे को क्या आता है, आई एम इनडिफरेंट, कि मीन्स ये फॉलो करूँ या ये फॉलो करूँ, मेरा टोटल खर्चा तो सेम आता है, मैं इनडिफरेंस। बट है ना, मैं इनडिफरेंस भी क्यों हूँ भाई, तेरी वजह से मेरे को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, तो 2% भी डिस्काउंट लेके क्यों घूमू मैं, 10,000 यूनिट लेके क्यों बैठू, नहीं लेना है। तो वो बोलेगा सर 2% से ज्यादा देंगे, बस 2.5% दे देंगे। आर यू गेटिंग? तो हम क्या करेंगे, टू नेगोशिएट द क्वार्टरली परचेज पॉलिसी डिस्काउंट परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 2%। आर यू गेटिंग दिस? कितना चाहिए, ग्रेटर देन 2%। 2% पे नहीं मानूंगा, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। तू एक तो अननोन सप्लायर है, मेरा कोई रिलेटिव तो है नहीं। अब मैं 2,000 ले रहा हूँ, तो बोल रहा है 10,000 लेके जाओ, तो 10,000 लेके मेरे को फायदा क्या है सर, तो वो बोल रहा है कि सर आपको जो खर्चा हो रहा है एक्स्ट्रा वो मैं दे देता हूँ, तो उसमें भी मैं, मेरे को क्या फायदा, मेरे को जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उतना ही तू तो दे रहा है ना, 48,000 का ही फायदा दे रहा है ना। तो मैं क्या करूंगा, अगर पक्का बनिया होऊंगा, बड़ौदा का मंगल बाजार का प्लेयर होऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको बोलूंगा 2% से तो ज्यादा ही चाहिए, बोल रेडी है। अब वो अपने कैलकुलेशन करेगा, 2% से ज्यादा उसको डिस्काउंट देना अफोर्डेबल होगा तो वो बैठेगा, अदरवाइज मैं तो खुश हूं अपने 2,000 पे। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ जवाब क्या होना चाहिए, 2% लिखा तो भी गलत, ग्रेटर देन 2% इज मैंडेटरी। आर यू गेटिंग? 2% से नहीं चलेगा, कितना चाहिए, ग्रेटर देन 2%, समथिंग मोर। तेरे से धंधा कर रहा हूं, फायदा क्या है ना, तेरा काम मानूंगा तो तेरे को फायदा होगा, मेरे फायदे का क्या। तो सर आपको जितना एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है मैं दे रहा हूं, तो उसमें मेरे को इंसेंटिव क्या है भाई, तू तो क्या मेरा कॉम्पनसेशन दे रहा है, यू आर इंश्योरिंग मी। हॉस्पिटल में तू बोलता है इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है, वो बोलता है हॉस्पिटल का बिल मैं दूंगा। अच्छा, तो भर्ती होने का फायदा क्या है सर, 50,000 हॉस्पिटल का बिल आने वाला है, तेरे कहने पे मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा हूँ, और तू 50,000 देगा, तो फायदा क्या है, मेरे को लाख देगा, बोल चल तो भर्ती हो जाओ हॉस्पिटल। आर यू गेटिंग? ऐसा है इधर कि तो डिस्काउंट ज्यादा दे मेरे को तो फायदा है। आर यू गेटिंग एवरीवन? तो ये क्वेश्चन था, और इसको लिखने का तरीका क्या था, ये जो मैंने लिखा ना बेटा वही तरीका, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। लॉजिक की सीक्वेंस में जाते हो, इफ वी फॉलो, देखो मैंने क्या लिखा है, इफ वी फॉलो क्वार्टरली परचेज पॉलिसी विदाउट डिस्काउंट वी हैव टू इंकर एडिशनल ₹48,000, ये हमने जाना। दूसरा, सो इफ सप्लायर गिव्स डिस्काउंट वर्थ 48,000 विल बी इनडिफरेंट बिटवीन ईओक्यू एंड क्वार्टरली। इनडिफरेंट का मीनिंग क्या आएगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा कि ये फॉलो करूं या ये फॉलो करूं। चलो मेरे को चाय और कॉफी इक्वल पसंद है, तो आप मेरे को चाय दो या कॉफी दो, आई विल बी इनडिफरेंट, कुछ भी दे दो, ये दोनों में से कुछ भी दे बराबर। बट आप मेरे को सपोज कुछ ज्यादा मेरे को आप दोगे, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को अगर खुश करना है तो आपको है ना मेरी पसंद की का देना है। अब आप मेरे को बोल रहे हो चाय या कॉफी, मैंने बोला कुछ भी, बट मैं क्यों लूं भाई, तेरी अभी भूख नहीं है चाय कॉफी का, बोले काम कर कोको पिएगा, हाँ वो पीऊंगा। अब यहाँ मेरे को इंसेंटिव है विच इज मोर देन चाय और कॉफी, 10 या 15 रुपए में चाय और कॉफी मिलता है, कोको 40 रुपए में मिलता है।
आई एम इंटरेस्टेड समथिंग मोर, आर यू गेटिंग, समझ रहे हो? तो देखो यहाँ 2% में मैं नहीं मानूंगा और कोई भी नहीं मानेगा, एक रैशनल आदमी क्यों माने? आप मेरे को कुछ एक्स्ट्रा करा रहे हो तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, है ना? सो वो एक्स्ट्रा दिखना भी चाहिए जवाब में, है ना? तो 2% दिख रहा है, बट हमारा जवाब 2% नहीं है, 2% तो एक बेंचमार्क है, उससे ज्यादा पे ही मैं रेडी होऊंगा, इससे कम में नहीं होऊंगा। आर यू गेटिंग एवरीवन? क्लियर हो, लॉजिकली क्लियर हो? बस आई होप इट इज क्लियर नाउ, इट इज ऑल अबाउट ईओक्यू। अभी तक जो भी पढ़ा ईओक्यू में ये हाईएस्ट लेवल का हमने पढ़ लिया, अब इससे ज्यादा आप ढूंढ के लाओ तो हम मटेरियल में ऐड कर देंगे। तो बच्चों यहाँ हमारा ईओक्यू खत्म हो गया है, अब हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो नाम के एक टॉपिक पे जा रहे हैं। क्या नाम है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। अबे ना बेसिकली ये रेशियो एनालिसिस नाम के चैप्टर का पार्ट है, उधर भी ये टॉपिक आता है, बट ये आएगा आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ग्रुप 2 में। रेशियो एनालिसिस में वन ऑफ द रेशियो इज दिस इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। यही चीज आपको एक वर्किंग कैपिटल नाम का चैप्टर आता है, और वो वर्किंग कैपिटल में भी ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का यूज आता है। तो ये जो अभी टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, 3 जगह उसका यूज। पहला इधर ये वाले चैप्टर में कॉस्टिंग में, मटेरियल कॉस्टिंग में, दूसरा कहाँ रेशियो एनालिसिस में, तीसरा कहाँ वर्किंग कैपिटल में। रेशियो एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, ये दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर ग्रुप 2 में। उसका चौथा यूज भी है ग्रुप 4 में। ग्रुप 4 में कॉस्ट ऑडिट आता है एक सब्जेक्ट। बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट आप कॉस्ट ऑडिट करने जाओगे, तो कॉस्ट ऑडिट करने का जो है उसके अंदर है ना हमारा फॉर्मेट है, कॉस्ट ऑडिट का फॉर्मेट है पूरा। जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है, शेड्यूल 3 वगैरह, वैसा इसका फॉर्मेट है। और वो फॉर्मेट में एक जगह रेशियोज, मींस जहां कॉस्ट ऑडिट के रिकॉर्ड्स बनते हैं उसमें रेशियोज होते हैं, उसमें भी ये टॉपिक है, बराबर। तो ये 3-4 जगह इसका एप्लीकेशन है, अभी हम यहाँ पढ़ लेंगे तो चारों जगह हो जाएगा, बराबर। तो चलो, नाउ व्हाट इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। एक सिंपल बात से मैं हमेशा ये टॉपिक को समझाता हूँ, सीधा माइंड में घुस जाता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप जरा देखोगे, समझोगे, पूरा कंसेप्ट बाय हार्ट हो जाएगा, देखिएगा। सपोज कोई एक आदमी है, कल उठ के मोदी जी से प्रेरित हो जाता है और बोलता है कि भाई कल उठ के ना मेरी चाय की दुकान खोल दो, बराबर, या फिर एक गल्ला खोल दूंगा मेरा, बट है सेल्फ डिपेंडेंट। भजिए का दुकान खोल दूंगा, बट सेल्फ डिपेंडेंट, ऐसा कुछ कोई हाईली मोटिवेटेड पर्सन है। अब वो भजिया और चाय नहीं करता है, बट उसकी जगह सोचो ना कि एक सपोज एक लारी खोल के उसमें ये बालाजी वेफर्स और ये लेज और उसके ये सबके पाउच बेचता है, बराबर। ऐसा एक उदाहरण के तौर पे आप मानिए, समझने के लिए कंसेप्ट तो यही समझना है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, बट वो समझाने के लिए ये एक इलस्ट्रेशन फ्रेम कर रहा हूं। तो चलो किसी ने एक लारी खोल दी अपनी, सादी वाली लारी, सब्जी वाली, वही लारी लेके आया और उसमें ये सब क्या पाउच वगैरह रख दिया उस पे, बालाजी वेफर्स के, है ना, अलग अलग 10-15 चीजें मिलती है बालाजी की, उसमें जो सबसे ज्यादा चलती है ऐसी 5-7 आइटम, और सभी के 5-5 या 10-10 पैकेट लेके आ गए। जैसे आप सोचो कि 7 पैकेट मीन 7 वेराइटी, हर एक के 10-10 पैकेट, मीन्स टोटल 7 मल्टीप्लाइड बाय 10, 70 पाउच लेके बैठा, लारी लेके आया, 70 पाउच लेके बैठा और अब धंधा चालू किया। चलो यहाँ डेरिडेन सर्कल पे ही बैठ गए, है ना, नो रेंट, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इंश्योरेंस, है ना। ये लारी वाला धंधा है ना सबसे बेस्ट है, कोई फिक्स खर्चा ही नहीं मेन। ये लारी भी भाड़े पे लाया था, आप सोचो, महीने के बाद देने का। अब उस पे 70 पैकेट्स, अब उसके लिए भी एक दिन का वो क्रेडिट लेके आया सप्लायर के पास कि लाओ भाई धंधा खोल रहा हूँ, तो क्रेडिट पे एक दिन का क्रेडिट, कल रुपए दे देता हूँ। तो चलो आपको आइडिया है, किसी का अगर किराने का दुकान या ऐसा हो तो आपको मालूम है वो 8 रुपए में मिलता है, 10 रुपए में बेचते हैं। 8 रुपए में मिलता है, 10 में बेचते, एक पाउच पे उसको 2 रुपया, ऐसा मैं मान के चलता हूँ ना, मेरे को आइडिया नहीं, बट ऐसा मानो कि 8 में मिलता है, 10 में बेचता है, मीन्स उसका इन्वेस्टमेंट कितना, 70 पैकेट था, 78 जा 560, 560 रुपए का इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल या फिर जो भी गुड्स में, और जब बेच देगा
तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 2 140 का फायदा, तो 700 रुपए का बिजनेस करेगा वो। ठीक है, अभी सुबह आया, लारी खोल दिया, तो सुबह सुबह तो बहुत डेढ़ सर्कल पे चाय पीने वाले हॉस्टल के लड़के, कॉलेज के लड़के सब आते हैं, तो सब पाउच खाली पहले ही दिन 4 घंटे में खाली। सुबह 7:30 8 बजे आ गया था, 11:30 12 बजे तक तो खाली हो गया उसका। वो है ना क्या किया, किसी आदमी को बिठाया, ये लारी पकड़ मैं आता हूँ, वापस से सप्लायर के पास गया, बोला अब मेरे को है ना 70 नहीं चाहिए, 140 पैकेट दो। डबल स्टॉक करके आ गया, पूरे दिन बैठना था, 4 घंटे में तो स्टॉक खाली हो गया। अब लेके आया 140, रात तक वो भी बेच डाले। मीन्स आप सोचो एक दिन में वो बंदे ने कितना, 210 पाउच बेच डाले, जोरदार। अब दूसरे दिन वो कितना लेके आएगा, मिनिमम 210। 2 बार क्यों जाए, पेट्रोल क्यों बगाड़े, अपना जाने आने का टाइम क्यों बिगाड़े। तो अब 210 पाउच लेके आया दूसरे दिन, खत्म हो गए, शाम को वापस जाना पड़ा। अबे ना फिर तो उसने क्या, लारी के साथ दूसरा भी धंधा चालू किया। यार इधर तो है ना लोग पापड़ी का लोट भी खाते हैं, घर से एक डब्बा बना के लेके आया, वो भी बेच डाला। फिर क्या है ना, कुछ जिनको बिजनेस का सूझ है ना, वो तो देखेगा कि मार्केट में क्या बिक रहा है और क्या मेरे पास अवेलेबल है, सब कुछ बेचूंगा। कहीं से फ्रूट मिला तो फ्रूट बेच डाला, कहीं से वेजिटेबल मिला तो जहां से सस्ते में आया ले आया और बेच डाला, खत्म। अब ऐसा करते करते उसको तो क्या ऐसा लगा, ये छोटी लारी तो मेरे को बहुत छोटी पड़ती, अब थोड़ी बड़ी लारी की। पहले इतनी छोटी थी, अब बड़ी वाली लारी। और वो भी क्या करने लगा, अब तो लारी के नीचे भी है ना डिक्की जैसा बनाया उसने, उसमें भी स्टॉक भरा। लारी के आजू बाजू में 4 पिलर किए, उसके ऊपर भी डिक्की बनाया, उसमें भी स्टॉक भरा। और लारी के अंदर तो रख के ही आया, मीन्स 3 गुना स्टॉक, 500-600 बॉक्सेस लेके आता है, हर रोज बेचता है, निकल जाता है। फिर तो क्या, पान पराग वाले बहुत है, माणिकचंद वाले बहुत है, ये सब चालू किया, ये भी बेचने लगा। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, एक आदमी धंधा कर रहा है, धीरे धीरे उसका टर्नओवर बढ़ रहा है। आप सोचिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्या होता है कि भाई जितना भी लेके आए ना, पूरा लारी फुल करके लाए ना, तो भी दोपहर तक तो खाली हो जाता है, वापस जाना ही पड़ता है दोपहर को। शाम को 8 बजे भी खाली हो जाता है, वो 11 बजे तक बैठता है, ज्यादा बैठे तो और खाली हो, बट अब 2 बार जाने का, वापस से कहाँ जाने का। तो वो सोच रहा है चला ये लारी है ना, छोटा पड़ता है मेरे को। आजू बाजू नजर दिखाया तो एक दुकान खाली मिली, फिर क्या बोला, दुकान भाड़े पे लिया। अब दुकान में स्टॉक भरा। अब पहली दुकान छोटी मिली इतने से, ये बेंच से इतने वाली, बाहर वो बेचता था और अंदर स्टॉक भरता था। अब पूरा दुकान भर के स्टॉक, बट खाली हो जाए 1-2 दिन में, 3 दिन में। अब क्या करा उसने कि यार बहुत, मेरा तो स्टॉक बहुत खाली हो रहा है, तो बड़ी दुकान ले ली, है ना, डेरी डेन का ही ले लिया। चल तू आइसक्रीम बहुत महंगा बेचता है, आजा इधर, मैं तेरी दुकान ले लेता हूँ। आप सोचो ऐसा मानो, तो इतनी बड़ी दुकान ले ली। फिर गया, सब कुछ अंदर खाना पीना सब चालू किया। मेरे को क्या बताना है कि हर बार उसको अपनी जगह छोटी दिखी, क्यों? क्योंकि उसका जो मेन प्रोडक्ट था ना, उसका रोटेशन बहुत हो रहा था। रोटेशन मीन्स अभी सुबह लाया, दोपहर को खाली, वापस लेने जाना पड़े। इसी को बोलते हैं टर्न ओवर। और वो भी किसका, स्टॉक का। उसके लिए वो गुड्स का टर्नओवर था। सर स्टॉक और गुड्स में फर्क क्या है? ट्रेडर के लिए ये गुड्स कहा जाता है, मैन्युफैक्चरर के लिए वो स्टॉक कहा जाता है। वैसे स्टॉक जनरल टर्म, ट्रेडर के लिए भी जो गुड्स है वो भी पड़ा है तो स्टॉक ही कहलाएगा, है ना। अनसोल्ड है वो स्टॉक है, बराबर। बट मैन्युफैक्चरर के स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं। रॉ मटेरियल होता है, WIP होता है, फिनिश गुड्स होता है। बाय द वे हम पढ़ रहे चैप्टर कौन सा, मटेरियल कॉस्टिंग, तो यहाँ बात हो रही है रॉ मटेरियल की। सो दैट इज वाई अभी हम कौन से एंगल से पढ़ेंगे, ये रॉ मटेरियल टर्नओवर मींस ये टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, वो किसके एंगल से पढ़ेंगे, रॉ मटेरियल। तो अब मेरे को क्या बताना है, सुनिएगा, ये बार बार स्टॉक खाली हो जाना और नया लाना, ये अच्छी बात है बुरी बात है? नहीं, बिजनेस के एंगल से बता रहा हूँ, अच्छी बात है ना। बार बार मेरे को लाना पड़ता है तो मीन्स मेरा बिजनेस का प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, मेरा रोटेशन ज्यादा हो रहा है, और ये अच्छा साइन है। बट है ना, उसका एक कॉस्ट है कि बार बार स्टॉक खाली हो जाता है तो मेरे को वापस लेने जाना पड़ेगा, जाने आने का टाइम लगेगा, नंबर 1। दूसरा, जितने टाइम में मैं जाने आने जाऊंगा तब तक धंधा बंद रहेगा,
तो वहां में जो बेच सकता था उतना टाइम उतना गुड्स में नहीं बेच पाता हूं। तो मेरे को क्या करना चाहिए? तो मेरे को ऐसा करना चाहिए कि मेरे पास स्टॉक रखने की जगह खुद की, जहां बिजनेस है वहां ही होनी चाहिए बड़ी जगह, तो बार बार मेरे को लेने ना जाना पड़े। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो आइडियली हायर द बेटर, जितना टर्नओवर होता है वो हायर द बेटर है, बट ये जनरल टर्म्स है। बट मैं स्पेसिफिक जाऊं तो मैं ऐसा बता सकता हूं कि रॉ मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैसा है मालूम है? रीजनेबली हायर द बेटर। अब मेरे को मालूम है कि सुबह से 2-3 घंटे में सिर्फ 10 पाउच ही बिक सकते हैं, और मैं 3-4 पाउच लेके आऊं, खाली हो गया वापस लेने जाओ, 4 पाउच लेके आओ वापस लेने जाओ, तो ना लोगों को लगेगा ये ना 4-5 बार 10 बार, तेरे को तो 15-20 बार स्टॉक लेने जाना पड़ता है, बट तू मूर्ख है, हर बार 4 लेके आता है। तू जगह बड़ी कर, क्यों ट्रैवलिंग टाइम में टाइम निकाल रहा है, क्यों ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ा रहा है? तो आइडियली है ना, स्टॉक टर्नओवर अच्छी बात है, बट फिर बहुत ही बढ़ने देना, एक दिन में 3 बार लेने जाना पड़े, 4 बार लेना जाना पड़े, तो ये आपकी बैड स्टॉकिंग पॉलिसी कही जाएगी। देखो, स्टॉक की पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए मालूम? जरूरत से ज्यादा स्टॉक भी नहीं चाहिए एंड जरूरत से कम भी नहीं चाहिए। जरूरत से ज्यादा होता है ओवर स्टॉकिंग होता है। आप देखना, बहुत सारे लोग हैं, मेरी फैमिली में भी बहुत लोग हैं ऐसे, कभी भी ऐसा पाउच पाउच लेने जा, कुछ भी लेने जाते हैं जिस पर कुछ लिखा होता है ना, तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं मालूम? एक्सपायरी डेट। दवाई से लेकर के पाउच, है ना, पाउच पे लिखा होता है कि ये तारीख को बना और ये 6 महीने तक चलेगा या इतने महीने तक चलेगा, तो वो डेट हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है देखते। कुछ पाउच पे धूल वगैरह दिख रही है ना, तो वो तो लेगा ही नहीं कोई, है ना। तो मेरे को क्या, एक्स्ट्रा स्टॉक होगा तो ऐसा ही होगा, और बिगड़ेगा कभी, एक्सेस टाइम उसका एक्सपायरी टाइम हो गया तो फिर तो लोचा। तो ओवर स्टॉक भी बुरा है एंड अंडर स्टॉक भी बुरा है। अंडर स्टॉक में लोचा क्या है, बार बार आपको लेने जाना पड़ेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी योग की भाषा में। स्टॉक कम रखूंगा तो ऑर्डर्स कैसे होंगे? ज्यादा। एंड स्टॉक ज्यादा रखूंगा तो ऑर्डर्स कितने होंगे? कम। ठीक है। आपको याद है एक चीज मैंने बोला था, ये लास्ट में मैं बताऊंगा, शायद रह गया है, यहां बताता हूं। देखो, ईओक्यू के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा ही था वो, ये रहा, देखो 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 देखो, ये रहा, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड इन ईच ऑर्डर, ये टाइटल पढ़ो, दिख रहा है ये? अब ये नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड इन ईच ऑर्डर अगर ये हायर है, बहुत ज्यादा मैं ले रहा हूं, सपोज ये वाला लास्ट वाला सम था एनुअली 40,000 चाहिए, बराबर, मैं 10,000 एक साथ ले रहा हूं, तो अब 3 महीने तक चलेगा, तो ये मेरी क्वांटिटी। अब ईओक्यू कितना है? ईओक्यू आइडियली 2,000 है, अब 2,000 के मुकाबले में 10,000 ले रहा हूं, तो उसका मीनिंग ये क्या हुआ कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर इन ईच ऑर्डर इज हायर, हायर देन दैट ईओक्यू। तो वहां मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? कि वहां मेरे को 4 ही ऑर्डर देने पड़ेंगे, ईओक्यू में 20 ऑर्डर है, 750 इंटू 4 3,000 में हो जाता है, वहां 750 इंटू 20 दैट इज 15,000 हो रहे। तो देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर क्वांटिटी मेरे पास ज्यादा है तो कम ऑर्डर करने पड़ेंगे, कम ऑर्डर करने पड़ेंगे तो और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसी हो जाएगी? लोअर हो जाएगी, बट मेरी कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब Q डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। पहले 2,000 डिवाइडेड बाई 2 करके 1,000 लाते थे, और 1,000 को आप 15 से मल्टीप्लाइड करके 15,000 ढूंढते थे। अब क्या करना पड़ेगा? 10,000 है तो 10,000 को 2 से डिवाइड करूंगा, 5,000 रहेगा, 5,000 इंटू 15 75,000। देखो 15,000 के मुकाबले 75,000 हो गया, 60,000 बढ़ गया। कौन सा? कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता है बट कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। उससे उल्टा हो कि भाई 10,000 की जगह, सॉरी ईओक्यू 2,000 है, उसकी जगह मैं सिर्फ 500 यूनिट ही हर बार ऑर्डर करूं। ईओक्यू है 2,000 बट मैं 500 ही ऑर्डर करता हूं। अब मेरे को बताओ एनुअल ऑर्डर्स कितने होंगे? 40,000 चाहिए, 40,000 डिवाइडेड बाय 500 करो, 80 ऑर्डर, 80 ऑर्डर हो जाएंगे, और 80 ऑर्डर मल्टीप्लाइड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है? 750। कितना हो जाएगा? बहुत हेवी हो जाएगा। 80 इंटू 750 कितना होता है? 60,000, बराबर। बट मेरा कैरिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाई 2, 250 इंटू 15, 3750, है ना, बहुत कम हो जाएगा। तो देखो, जब आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स लोअर होते हैं तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है बट कैरिंग कॉस्ट कम हो जाती है। अब ये ईओक्यू क्या है? ये ईओक्यू ऐसा है बच्चों, अगर मैं ये चीज को ग्राफ के फॉर्म में बताऊं ना,
तो जरा देखो इधर, सपोज ये ग्राफ है, यहाँ यूनिट्स है एंड यहाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट है। पहले चलो ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात करें। अगर मैं क्वांटिटी ऑर्डर, यहाँ यूनिट्स दैट इज क्यू या फिर यो क्यू जो भी है, हर बार मैं कितना ऑर्डर करता हूँ। अगर मैं सपोज 500 यूनिट ऑर्डर करता हूँ, यहाँ मैं 1000 यूनिट ऑर्डर करता हूँ, 1500 को ऑर्डर करता हूँ, 2000 ऑर्डर करता हूँ, ये मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है। ये 2000 पे यो क्यू है, बराबर है। 2000 के बाद 2500, 3000, ऐसे मेरे पास चॉइसेस है अलग अलग, बराबर। अब मैं अगर क्वांटिटी कम करूंगा तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा होगा, ज्यादा आएगा, एंड क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होता जाएगा। तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा, ठीक है, यहां से ऐसा कम होता जाएगा। अगर जितनी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा उतने कम ऑर्डर्स लाने पड़ेंगे, बराबर। एंड कैरिंग कॉस्ट का इसी में मैं ग्राफ ड्रॉ करूं अलग कलर से, तो यूनिट्स कम है तो कैरिंग कॉस्ट कम, यूनिट्स बढ़ रहे हैं तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा। तो ये कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ है। अब ये दोनों जहां एक जगह भी इकट्ठे हो जाए, जहां ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट सेम हो जाए, इसी को हम क्या बोलेंगे। तो आपको है ना कहीं मॉड्यूल में वगैरह में ऐसा दिखेगा, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट का ग्राफ होगा ये वाला, और ये कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ होगा, और जहां ये लोग इकट्ठा होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ईओक्यू। तो ईओक्यू क्या है, इट इज दैट कॉस्ट एट विच अवर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम एंड सेम। सो ये दोनों का टेकन टुगेदर टोटल कॉस्ट जो है ना वो सबसे मिनिमम। आर यू गेटिंग एवरीवन, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा ईओक्यू का था। आई थिंक ये भी अब हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो ग्राफिकल अप्रोच मेरे को दिखाना था, आई डन इट, बराबर। और ये एक चीज मेरी बाकी थी समझाने की, वो भी मैंने कंप्लीट कर ली। क्लियर है, चलो। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। यस, तो अब मैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो पे जाता हूं। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो कैसा होना चाहिए भाई, जितना मिनिमम हो उतना बेटर। अब फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये रही बच्चों, देखो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की फॉर्मूला ये रहा। फॉर्मूला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एंड रॉ मटेरियल कंज्यूम किसको बोलते हैं बच्चों, जो लोग कॉस्ट शीट पढ़ के आए उनको मालूम है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। वैसे बहुत सारी चीज है मेरे पास, जो उन्होंने कॉस्ट शीट पढ़ा है इसके अंदर मैं 7 आइटम लिखा था। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो आता है ना उसको रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलते हैं। तो 7th नंबर पे ये रॉ मटेरियल कंज्यूम आता है। मैं रॉ मटेरियल सॉरी मैं कॉस्ट शीट का जब फॉर्मेट लिखाता हूँ तो मैं ये सब पूरा करता हूँ, बट अभी समझो ना ये 3 ही है, ओपनिंग है, परचेज है एंड क्लोजिंग है, ऐसा मानो। तो ये 3 को देखो, तो इसको हम बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम की ये रही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। एंड व्हाट इज एवरेज स्टॉक, डिनोमिनेटर में मैंने लिखा है एवरेज स्टॉक, इट इज ओपनिंग स्टॉक ड्यूरिंग अ पीरियड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग अ पीरियड डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये 18वां सम है, उसको मैं इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ढूंढता हूँ। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय व्हाट, एवरेज रॉ मटेरियल या एवरेज स्टॉक। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना होगा, चलो रॉ मटेरियल कंज्यूम इज इक्वल टू ओपनिंग, ओपनिंग कितना है 10,000 प्लस परचेज कितना है नहीं मालूम, बट कंजम्पशन दे ही दिया है, लो ये तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं, 78,000 कंजम्पशन दे दिया है, ये सब में ही कंजम्पशन दे दिया है, तो मैं क्यों करूं भाई, कंजम्पशन ढूंढने की जरूरत ही नहीं। चलो अब मेरे को क्या चाहिए, एवरेज स्टॉक, एवरेज रॉ मटेरियल कितना है भाई, ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 16,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना होता है 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 2 13,000। अब क्या करूंगा 78,000 डिवाइडेड बाई 13,000 करूं, कितना आता है 6 टाइम्स। तो ये इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो जो है ना हमेशा टाइम्स में जवाब देता है। क्या देता है, टाइम्स में। ये कोई परसेंटेज नहीं है, नाम ऐसा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। रेशियो वर्ड सुन के आपके माइंड में आना चाहिए कि सर कुछ परसेंटेज में होगा, बट इधर कुछ परसेंटेज में नहीं है। इधर क्या है, इधर इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का मीनिंग क्या है कि भाई 6 टाइम्स मीन्स क्या, मेरा जो एवरेज स्टॉक है ना ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 13,000, वो मेरे ये कंजम्पशन में से 6 बार रोटेट होता है, 6 बार। मीन 78,000 का स्टॉक में कंज्यूम करता हूँ
उसमें से सर ये कंज्यूम्ड मींस क्या? कंज्यूम का मीनिंग मेरे को पता, ओपनिंग स्टॉक कितना था ये सब में? 10,000 था। क्लोजिंग कितना है? 16 एंड कंजम्पशन 78 है ना। एक छोटा सा इधर टेबल बनाता हूं, देखो तो सपोज ये मेरा रॉ मटेरियल अकाउंट है, रॉ मटेरियल अकाउंट, तो ओपनिंग स्टॉक इधर आता है, क्लोजिंग इधर आता है, परचेज इधर आता है। अब चेक करो, और यहाँ कंजम्पशन आता है। कंजम्पशन का मीनिंग होता है यूटिलाइजेशन। अब देखो मैं ओपनिंग स्टॉक था मेरा 10,000, क्लोजिंग है मेरा 16,000, कंजम्पशन मीन्स मेरा प्रोडक्शन के लिए यूज कितना का हो गया? 78,000 का। तो उसका मीनिंग क्या? 78 प्लस 16 करो तो 94 का मैंने कुछ हिसाब किया और उसमें से 10,000 का ही ओपनिंग था, तो मैंने ये पीरियड में 84,000 का खरीदी किया होगा। आर यू गेटिंग? मेरे को परचेज मिला इधर। अब ये सब में परचेज ढूंढना नहीं है, बट आप जरा समझो, मेरे को कंजम्पशन का मीनिंग समझाना। देखो 10,000 का ओपनिंग स्टॉक था, ऐसा मान लो, 84,000 का मैंने परचेज किया, ये भी मान लो, मीन्स अब मेरे पास 94,000 का स्टॉक आया पूरे पीरियड में, ओपनिंग प्लस ये मिला के। अब उसमें से बचा कितना? 16,000 का। क्लोजिंग स्टॉक देखने बैठा तो 16,000, तो उसका मीनिंग बाकी का 78,000 क्या हो गया? यूज हो गया। इसी को मैं यूज या कंज्यूम्ड या यूटिलाइज्ड ऐसा बोलता हूँ। आर यू गेटिंग? अब ये सब में हमको डायरेक्ट कंजम्पशन दे दिया था, बराबर, तो मैंने परचेज ढूंढ लिया। बाकी नॉर्मल सम में क्या आएगा? ओपनिंग आएगा प्लस परचेज आएगा माइनस क्लोजिंग आएगा, ऐसे करके कंजम्पशन ढूंढना। तो समझ में आ रहा है कि मैंने जो 78,000 का कंज्यूम किया ना, 78,000 का, वो 78,000 में से मेरा एवरेज स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 मींस 10 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13,000। ये मेरा एवरेज स्टॉक है। वो कितनी बार रोटेट होता है? 6 बार। तो ये रेशियो मेरा 6 बार है। अब सर ये अच्छा है या बुरा है? तो ये है ना, हमेशा मैं कंपैरिजन से ही सीख पाऊंगा कि सपोज मेरे पास दो मटेरियल है, एक का टर्नओवर रेशियो 6 आ रहा है, दूसरे का 8 आ रहा है, तो दोनों में से बेटर कौन सा? 8 वाला, क्योंकि हायर द बेटर। बट सर एक का टर्नओवर रेशियो आ रहा है 12 और दूसरे का आता है 600, इतना ज्यादा 600 टाइम्स टर्नओवर होता है, तो उसका मीनिंग ये बंदे को स्टॉक पॉलिसी बराबर नहीं आती, बहुत कम स्टॉक रखता है, एवरेज स्टॉक उसका कम है कंजम्पशन के मुकाबले, तो स्टॉकिंग पॉलिसी खराब है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो एक्सेसिवली ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, रीजनेबली हायर द बेटर। आर यू गेटिंग? सर वजन अच्छा किसको बोलते हैं? अब सपोज मेरा वजन है 93 94, ज्यादा है, मेरी हाइट के हिसाब से मेरा वजन होना चाहिए 75 के आसपास, मेरा है ना 19 केजी ओवरवेट, 18 से 19 केजी ओवरवेट। अब सर वजन ज्यादा हो ना, मेरा 150 केजी वजन हो तो अच्छा है? नहीं सर, नहीं, बट हाईएस्ट है सर, पूरे क्लास में हाईएस्ट। हाईएस्ट का मीनिंग अच्छा ऐसा नहीं होता है। कोई बोले सर मेरा तो 35 किलो ही है ना, कुछ लड़कियां होती है 35 40, कॉलेज की लाइफ में भी 40 केजी। अब देखो मैं सच में बताऊं, वजन है ना, बहुत ज्यादा भी बहुत बुरी बात है, बहुत कम होना भी बुरी बात है। बहुत कम होने में लोचा क्या है मालूम? कि एक बार भी सपोज लहू बहु निकला और ज्यादा ब्लीडिंग हो गया ना, तो वो बंदे को सर्वाइव करना बहुत टफ है, क्योंकि बॉडी में लहू भी कम है, वजन कम है, तो लहू भी कम है। किसी का एक्सेसिव है, वो भी तकलीफ वाला है, हार्ट अटैक आ सकता है। हमारे सोसाइटी में एक आदमी को, एक लड़के को आया था 20 साल की एज में हार्ट अटैक, 20 साल की एज में, 140 किलो वजन था उसका, मेरे से थोड़ी कम हाइट होगी, 140। तकलीफ है, किसी का कम है वो भी तकलीफ, बराबर है। तो कैसा होना चाहिए? रीजनेबली हायर द बेटर। डन है? तो चलो ये पहला सम है आज का, बाकी के तो नेक्स्ट टाइम में मैं करा लूंगा। दिवेश भाई आ चुके, बराबर, 5 मिनट आप ब्रेक ले लो।